19वीं सदी के एक अस्पताल का कमरा है। एक डॉक्टर अपने मरीज को हिप्नोटाइज करता है, यानी उसे आधी नींद की स्थिति में भेज देता है। फिर वो डॉक्टर उस मरीज की पीठ पर एक साधारण सा कागज का टुकड़ा रखता है और कहता है कि ये एक ऐसी दवा का प्लास्टर है जिससे चमड़ी जल जाती है और छाले पड़ जाते हैं। वाह, ये तो काफी अजीब लग रहा है। हाँ, और अगले ही पल उस मरीज की पीठ पर बिल्कुल वैसा ही एक बड़ा सा छाला उभर आता है, जैसे किसी आग ने उसे सच में जला दिया हो। वेट, सच में? सिर्फ एक कागज के टुकड़े से? बिल्कुल, ये कोई जादू का खेल नहीं था और ना ही कोई कहानी है। ये विज्ञान के इतिहास में दर्ज एक जीता जागता एक्सपेरिमेंट था, जिसका आधार एक ऐसी किताब में मिलता है जो दिमाग के सबसे बड़े राज खोलती है। सही बात है। आज की इस गहरी चर्चा में हम जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बिल्कुल तह तक जाएंगे। और इस चर्चा का मकसद किसी हवाए या चमत्कारी बातों को दोहराना नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम यहाँ विज्ञान की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम उन वैज्ञानिक नियम और मनोविज्ञान की तकनीकों की गहराई में उतरेंगे जो समझाते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। चलिए इसको खोलकर समझते हैं। इस किताब में 20 अलग-अलग चैप्टर्स हैं जो सेहत से लेकर दौलत, खुशी और रिश्तों तक जिंदगी के हर पहलू को हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ते हैं। बिल्कुल। और इस दिमागी शक्ति के असर को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस किताब के मुख्य सिद्धांत पर गौर करना होगा। लेखक रैल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक बहुत ही मशहूर और गहरा कथन है कि इंसान वैसा ही बन जाता है जैसा वो दिन भर सोचता है। मतलब जो हमारी लगातार सोच है वही हमें आकार दे रही है। हाँ, यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि दिमाग की शक्ति के बारे में ये धारणा सिर्फ एक फिलोसॉफिकल विचार नहीं है, ये एक सख्त वैज्ञानिक नियम की तरह काम करता है। राइट। किसी इंसान की लगातार सोच उसके अवचेतन मन को एक रूप या आकार देती है और वही आकार आगे चलकर उसकी सच्चाई यानी उसकी रियलिटी बन जाता है। तो इसका मतलब है कि दिमाग ये नहीं देखता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा। सही कहा। यह नियम इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि कोई इंसान अपने लिए क्या अच्छा चाहता है। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वो दिन भर किस चीज पर अपने दिमाग में सबसे ज्यादा जोर डाल रहा है। इस कठिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान बनाने के लिए किताब में एक बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। अगर हम दिमाग को समुंदर में चलने वाला एक बड़ा जहाज मान लें, तो हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड उस जहाज का कैप्टन है। कैप्टन ऊपर ब्रिज पर खड़ा होता है और दिशा तय करता है, और हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस जहाज का इंजन रूम है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो काफी सटीक है ना? इंजन रूम में बैठे वर्कर्स को बाहर का कुछ नहीं दिखता, ना समुद्र ना चट्टान। वो बिना सोचे समझे बस कैप्टन के आदेशों का पालन करते हैं। अगर कैप्टन ऐसी दिशा तय करे जहां आगे बर्फ का पहाड़ है, तो जहाज टकराकर डूब जाएगा। और इंजन रूम उस आदेश पर सवाल नहीं उठाएगा? बिल्कुल नहीं। अवचेतन मन कोई मजाक नहीं समझता। वो कैप्टन की हर बात को, हर छोटी बड़ी सोच को बिल्कुल सच मान लेता है। इसको अगर थोड़ा आज के जमाने के हिसाब से सोचें तो मुझे लगता है हमारा अवचेतन मन एक सोशल मीडिया के एल्गोरिदम जैसा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने एल्गोरिदम का जिक्र किया। ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हाँ, क्योंकि एल्गोरिदम को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या बुरा। हम जिस तरह के वीडियो पर ज्यादा देर तक रुकते हैं, वो हमें वैसे ही और वीडियो दिखाने लगता है। अगर कोई दिन भर उदासी भरे गाने सुनेगा, तो वो एल्गोरिदम पूरी प्लेलिस्ट ही उदासी वाली बना देगा। ये एल्गोरिदम वाला उदाहरण बिल्कुल इस नियम की सटीक व्याख्या करता है। अवचेतन मन कभी किसी आदेश पर बहस नहीं करता, जैसे कि शुरुआत में आपने उस छाला पड़ने वाले एक्सपेरिमेंट की बात की थी। हाँ, डॉक्टर बर्नहाइम वाला एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। हिपोलिट बर्नहाइम नाम के डॉक्टर ने हिप्नोटिज्म के दौरान जब अपने मरीज की पीठ पर वो कागज रखा और निर्देश दिया, तो अवचेतन मन ने उसे बिना किसी सवाल के सच मान लिया। उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ये सच में हैरान करने वाला है। पर इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है? देखिए, जब दिमाग किसी चीज को 100% सच मान लेता है, तो वो नर्व्स के जरिए शरीर की कोशिकाओं को यानी सेल्स को केमिकल सिग्नल भेजता है। दिमाग और शरीर का ये कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि दिमाग का एक विचार चमड़ी पर एक भौतिक छाले का रूप ले लेता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर दिमाग और शरीर का ये कनेक्शन इतना मजबूत है,
तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बार बार नेगेटिव सोचे, बार बार चिंता करे, तो वो खुद को हकीकत में बीमार कर सकता है? हाँ, यही इस नियम का सबसे खतरनाक हिस्सा है। पर अगर हम ये सोचें कि कोई गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए खुद अपनी सोच के जरिए जिम्मेदार है, तो ये तो एक तरह से उसे ही दोष देने वाली बात हो गई ना। क्या हम उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं? ये एक बहुत ही जरूरी और नाजुक सवाल है। यहाँ फर्क समझना आवश्यक है कि किताब किसी इंसान को दोष नहीं दे रही, बल्कि एक आंतरिक मैकेनिज्म समझा रही है। चेतन मन कभी जानबूझकर बीमार नहीं होना चाहता, कोई अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन डर, असुरक्षा और चिंता की भावनाएं अवचेतन मन में गहरे बैठ जाती हैं, और शरीर का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो उन्हीं डर भरे आदेशों पर चलने लगता है। इस बात को पलटकर देखने के लिए महान ओपेरा सिंगर एनरिको करूजो का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। ओह, उनका स्टेज फ्राइट वाला किस्सा। हाँ, एक बार गाने के लिए स्टेज पर जाने से ठीक पहले असफलता के डर की वजह से उनका गला पूरी तरह सूख गया। उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई थीं और आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा तो काफी लोगों के साथ होता है पब्लिक स्पीकिंग से पहले। बिल्कुल, उनका चेतन मन इस डर से भर गया था कि लोग क्या कहेंगे। इसे वो अपना छोटा मन कहते थे। तो उन्होंने अपने अंदर के डर पर चिल्लाकर कहा कि बाहर निकल जाओ, मेरा बड़ा मन यानी मेरा अवचेतन मन अब मेरे जरिए गाना चाहता है। क्या बात है! मतलब उन्होंने सीधे अपने डर को एक निर्देश दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने उस डर पर काबू पाने के लिए एक बहुत मजबूत और सकारात्मक निर्देश दिमाग में भेजा। नतीजा ये हुआ कि शरीर को मिला हुआ नकारात्मक केमिकल सिग्नल रुक गया, उनका गला ठीक हो गया और उन्होंने उस दिन स्टेज पर अपना सबसे बेहतरीन गाना गाया। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब दिमाग उस डर के जरिए खुद के शरीर को बंद कर सकता है, तो इसका मतलब ये आदेश देकर खुद को ठीक भी कर सकता है। यहाँ बात आती है हीलिंग यानी इलाज के विज्ञान की। किताब के अगले हिस्सों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि चाहे कोई प्राचीन काल में किसी मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा हो या आज के दौर में किसी शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहा हो, ठीक होने के पीछे काम करने वाला असल इंजन एक ही होता है, और वो है विश्वास। हाँ, विश्वास। पर क्या विश्वास सच में किसी बड़ी बीमारी को जड़ से मिटा सकता है, या ये सिर्फ एक दिलासा देने वाली बात है? इस पर स्विस रसायन शास्त्री पैरासेल्सिस की एक बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि विश्वास चाहे किसी सच्ची चीज पर हो या झूठी चीज पर, दिमाग पर उसका असर और नतीजा एक जैसा ही निकलता है। अच्छा। इसे किताब में लॉ ऑफ बिलीफ या विश्वास का नियम कहा गया है। एक प्रोटेस्टेंट मिनिस्टर का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने अपने लंग कैंसर को इस नियम के जरिए मात दी थी। लंग कैंसर? हाँ, वो तो बहुत गंभीर बीमारी है। हाँ, और उनका इलाज इस एक विचार पर टिका था कि जिस शक्ति ने उनके शरीर की हर एक कोशिका को बनाया है, वो शक्ति उन्हें वापस पहले जैसा ठीक भी कर सकती है। उन्होंने लगातार अपने दिमाग में अपने एकदम स्वस्थ शरीर की कल्पना की। मतलब उन्होंने बीमार होने पे फोकस नहीं किया, बल्कि ठीक होने पे फोकस किया। सही कहा। उन्होंने सोचा कि उनका दिमाग एक घड़ी बनाने वाले कारीगर की तरह उनके शरीर की मरम्मत कर रहा है। जब अवचेतन मन इस सेहतमंद छवि को पूरी तरह मान गया, तो उनके शरीर के सिस्टम ने खुद ही उस ट्यूमर से लड़ना शुरू कर दिया। ये सच में हैरान करने वाली क्षमता है। लेकिन इसमें एक बड़ी आम परेशानी आती है। ज्यादातर लोग जब बीमार होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, तो वो पूरा जोर लगाते हैं। वो दिन रात यही सोचते हैं कि मैं ठीक होने की पूरी कोशिश कर रही हूं, पर अक्सर नतीजा नहीं निकलता। हाँ, इस कोशिश में डर छुपा होता है। उल्टे जोर का नियम कहा गया है। इसका मतलब है कि जब हम कोशिश करते हैं और जोर लगाते हैं, तो काम बनने के बजाय बिगड़ सकता है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अगर दिमाग में ये बैठ जाए कि मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूं पर बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो हमारा अवचेतन मन उस नाकामयाबी और कोशिश को ही सच्चाई मान लेता है। वो देखता है कि इंसान कितना परेशान है और वो उस परेशानी को आदेश समझ लेता है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए बदोइन तकनीक का जिक्र आता है। सोते वक्त जब दिमाग बिल्कुल शांत हो, तब किसी छोटी सी सकारात्मक लाइन को किसी लोरी की तरह दोहराना चाहिए, जैसे सब कुछ एक ईश्वरीय क्रम में पूरा हो चुका है। इसे बस बिना किसी जद्दोजहद के बिल्कुल आराम से नींद आते वक्त दोहराना होता है। पर यह खास तौर पर नींद के वक्त ही क्यों किया जाना चाहिए? इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक कारण छुपा है। जब इंसान सोता है,
या नींद और जागने के बीच की झपकी में होता है तो उसके दिमाग की तरंगे, जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं, धीमी हो जाती हैं। मतलब दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। हाँ, दिमाग अल्फा और थीटा स्टेट में चला जाता है। इस शांत स्थिति में हमारा चेतन मन, जो हर बात पर सवाल उठाता है, जो एक सख्त पहरेदार या गार्ड का काम करता है, वो सो जाता है। अच्छा, तो गार्ड सो गया। एग्जैक्टली। जब ये पहरेदार हट जाता है तो अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है और वो बिना किसी रुकावट के निर्देश लेने के लिए तैयार होता है। इसलिए बिना किसी जोर या कोशिश के दोहराई गई आसान बातें सीधे दिमाग की सबसे गहराइयों में उतर जाती हैं। तो इसका मतलब नींद का समय सबसे कीमती समय है? बिल्कुल। मनोविज्ञान यह साबित कर चुका है कि जब इंसान की इच्छा यानी विल पावर और उसकी कल्पना यानी इमेजिनेशन के बीच संघर्ष होता है तो अवचेतन मन हमेशा कल्पना को ही चुनता है। अगर कोशिश अमीर बनने की हो पर कल्पना में डर और गरीबी की छवि बनी हो तो आगे वही होगा जो कल्पना में। चलिए, अब कल्पना और अमीरी की ही बात करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि दिमाग अंदरूनी शरीर को ठीक कर सकता है, लेकिन क्या वो हमारे बाहरी हालात को, जैसे कि बैंक बैलेंस को, बदल सकता है? ये सवाल हर कोई पूछता है। हाँ, क्योंकि अगर दिमाग के पास सच में ऐसी शक्ति है तो हर इंसान अमीर क्यों नहीं है? किताब के आगे के हिस्सों में बताया गया है कि दौलत कोई बैंक में रखा कागज नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। जब लोग कहते हैं कि मैं ये चीज नहीं खरीद सकती या मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो वो दरअसल अपने अवचेतन मन को एक ब्लैंक चेक पर साइन करके दे रहे होते हैं। सही बात है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो दिमाग उस चेक को और ज्यादा गरीबी और ज्यादा कमी के रूप में कैश कर देता है। दौलत पर दिमाग का असर सच में समझने लायक है। कैसे काम करता है ये पूरा फिल्टर? इसे एक मेडिकल स्टूडेंट की कहानी से समझते हैं। वो लड़का अत्यंत गरीब था और डॉक्टर्स के क्लिनिक में सफाई का काम करके अपना गुजारा करता था। उसके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, पर वो रोज रात को सोते वक्त लगातार कल्पना करता था कि दीवार पर उसके नाम का एक बड़ा सा मेडिकल डिप्लोमा टंगा हुआ है। उसने उस डिप्लोमा को अपने दिमाग में इतनी बार देखा कि उसके अवचेतन मन ने इसे आने वाले कल की सच्चाई मान लिया। पर सिर्फ देखने से सच में हालात बदल गए? यहाँ विज्ञान का रोल आता है। हमारे दिमाग में एक फिल्टर जैसा हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये फिल्टर दिन भर की लाखों खबरों में से सिर्फ वही चीजें ध्यान में लाता है जो हमारे लिए जरूरी होती हैं। ओह, जैसे जब हम कोई नई गाड़ी लेने की सोचते हैं तो सड़क पर वही गाड़ी दिखने लगती है। एग्जैक्टली। जब उस स्टूडेंट के अवचेतन मन ने उस मेडिकल डिप्लोमा को अपना लक्ष्य मान लिया तो उसके RAS फिल्टर ने उसके आसपास ऐसी सभी अवसरों को चमकाना शुरू कर दिया जो पहले उसकी नजरों से छुपे हुए थे। ये तो सच में किसी जादू जैसा लगता है, पर विज्ञान है? बिल्कुल। नतीजा ये निकला कि एक दिन एक डॉक्टर की नज़र उस सफाई करने वाले लड़के की लगन पर पड़ी। उसने उसे अपना असिस्टेंट बनाया और उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी उठाया। दिमाग ने नए रास्ते खोल दिए। ये कहानी सच में उम्मीद जगाती है, लेकिन यहाँ एक आम सवाल उठना लाजमी है। जब हम सड़क पर चलते हुए किसी को बहुत महंगी गाड़ी में देखते हैं या किसी को सफल होते देखते हैं तो थोड़ी जलन या ईर्ष्या होना तो इंसानी फितरत है ना? हाँ, जलन काफी आम बात है। पर क्या दिमाग का नियम इतना सख्त है कि ऐसी छोटी मोटी जलन भी हमारी अपनी किस्मत रोक सकती है? किस्मत रोकने का सवाल नहीं है, बल्कि दिमाग के प्रोग्राम को समझने की बात है। मनोविज्ञान के अनुसार जलन और ईर्ष्या दौलत के रास्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। ऐसा क्यों? इसे एक तरकीब के रूप से सोचिए। जब कोई इंसान किसी महंगी चीज या अमीर व्यक्ति की आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है, तो वो अपने अवचेतन मन को लगातार ये संदेश दे रहा होता है कि मुझे दौलत और सफलता पसंद नहीं है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दिमाग अच्छा या बुरा नहीं समझता, वो सिर्फ जज्बात देखता है। सही पकड़ा आपने। वो जब देखता है कि पैसों और सफलता से गुस्से और जलन जैसी नकारात्मक भावना जुड़ी है तो वो उस इंसान को उस चीज से दूर रखने के रास्ते निकाल लेता है। तो मतलब दूसरों की सफलता पर खुश होना अपने ही फायदे का सौदा है। हम आखिर अपने दिमाग में जिस चीज के बीज बोएंगे वही फसल बनकर आगे आएगी। और सबसे हैरानगेज बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस तब भी चल रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। रात की शिफ्ट यानी नींद का विज्ञान। नींद का विज्ञान बहुत अहम है। हमारा दिमाग कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी सोता नहीं। मशहूर लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का किस्सा इस बात को पूरी तरह प्रमाणित करता है। स्टीवेंसन अपने दिमाग की आंतरिक शक्तियों को ब्राउनीज कहते थे।
ब्राउनीज? हाँ, मतलब छोटी जादुई ताकतें। हाँ। सोते वक्त वो लगातार अपने अवचेतन मन को आदेश देते थे कि वो उनके लिए बढ़िया और लोगों को पसंद आने वाली कहानियां तैयार करें। और हैरानी की बात ये होती थी कि जब वो सुबह जागते थे तो उनके दिमाग में एक पूरे नए नॉवेल की कहानी तैयार मिलती थी। ये अजीब लगने वाली प्रक्रिया को विज्ञान ने कई मौकों पर साबित भी किया है। जर्मनी के एक रसायन शास्त्री फ्रीडरिच वॉन स्ट्रॉडेनिट्स का उदाहरण इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। उनके साथ क्या हुआ था? वो कई हफ्तों से बेंजीन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश में उलझे हुए थे। ये एक ऐसी उलझन थी जिसका हल नहीं निकल रहा था। थक कर उन्होंने अपने समस्या को पूरी तरह अपने अवचेतन मन पर छोड़ दिया और सो गए। उसी रात नींद में उन्हें एक सपना आया। कैसा सपना? उन्होंने देखा कि एक सांप है जो अपनी ही पूंछ खा रहा है और गोल गोल घूम रहा है। सुबह जागते ही उन्हें इस सपने का अर्थ तुरंत समझ आ गया। जवाब ये था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर किसी सीधी लाइन में नहीं बल्कि गोलाकार यानी सर्कुलर होता है, जिसे आज की केमिस्ट्री में बेंजीन रिंग कहते हैं। ओह वाओ! तो दिमाग ने एक सिंबल के जरिए जवाब दिया। एग्जैक्टली। अवचेतन मन शब्दों में नहीं बल्कि आकृतियों और छवियों यानी सिंबल्स में बात करता है। रात की नींद के दौरान जब हमारा चेतन मन शांत होता है तब अवचेतन मन अपनी पूरी क्षमता पर काम करता है और बड़ी से बड़ी उलझनों का रास्ता ढूंढ निकालता है। एक अंदरूनी चुनाव है। रिश्तों की अहम कड़ी को जोड़ने के लिए किताब में एक बहुत पुराने नियम का जिक्र है जिसे गोल्डन रूल कहते हैं। जैसा तुम खुद के लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। इसका मनोवैज्ञानिक कारण बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला है। हाँ, क्योंकि जब हम किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो सोच सबसे पहले हमारे अपने दिमाग में पैदा होती है। अवचेतन मन उस दूसरे व्यक्ति को नहीं जानता, वो बस उन नकारात्मक भावनाओं को सच मान लेता है। बिल्कुल। और उनका असर सीधे सोचने वाले के अपने शरीर पर पड़ता है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, क्या हम भावनात्मक रूप से यानी इमोशनली मैच्योर हैं? इमोशनल मैच्योरिटी। अगर हम दूसरों की बातों से आसानी से परेशान हो जाते हैं तो हम अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे रहे हैं। कोई और बाहर से बटन दबाता है और गुस्सा हमारे अंदर पैदा हो जाता है। ये तो सच में अपने आप को दूसरों की कठपुतली बनाने जैसा हुआ। एग्जैक्टली। इसे ठीक करने का एक ही सबसे प्रभावी रास्ता किताब बताती है और वो है माफी यानी फॉरगिवनेस। किसी को माफ न करना ऐसे ही है जैसे अपने अंदर थोड़ा थोड़ा जहर पीते रहना और ये उम्मीद करना कि नुकसान किसी और का होगा। माफी की बात पर एक बहुत ही असरदार धारणा समझाई गई है जिसे माफी का असली टेस्ट या एसिड टेस्ट ऑफ फॉरगिवनेस कहा जाता है। वो क्या है? आखिर कैसे पता चले कि किसी पुरानी चोट के लिए सच में माफी दी जा चुकी है? इसे एक शारीरिक घाव के उदाहरण से समझते हैं। अगर हाथ पर कभी कोई गहरा कट लग गया हो जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, तो क्या उस निशान को देखने पर अब दर्द होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक याददाश्त रह जाती है कि वहां कभी चोट लगी थी। बिल्कुल वैसा ही हमारे जज्बाती घाव यानी इमोशनल वूंड्स के साथ होना चाहिए। अगर किसी पुरानी बात को याद करके आज भी वही गुस्सा और दर्द पैदा होता है तो इसका मतलब घाव भरा नहीं है। ये तो बहुत ही सच और गहरा टेस्ट है। और जब ये आंतरिक घाव भर जाते हैं तभी इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी डर पर जीत हासिल कर सकता है। डर का सामना करना सबसे मुश्किल लगता है लोगों को। हाँ, पर डर आखिर है क्या? ये सिर्फ अवचेतन मन में उठने वाला एक नकारात्मक विचार है। किताब में एक उदाहरण है एक जनरल मैनेजर का जिन्हें एलिवेटर यानी लिफ्ट में जाने से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि उनकी सांस रुक जाएगी। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस डर से भागने के बजाय सीधे लिफ्ट में जाने का फैसला किया। लिफ्ट में खड़े होकर उन्होंने डरने के बजाय अपने अवचेतन मन को बार बार निर्देश दिए कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लगातार ये काम करने से उनका दिमाग नई तरीके से प्रोग्राम हो गया। वाह! जिस चीज से डर लगता है वही काम करने से डर मर जाता है। पर आदतों को बदलने और डर को खत्म करने के लिए एक जुनून चाहिए होता है। यहाँ महान यानी सोक्रेटिस का एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा आता है। कौन सा किस्सा? एक दिन एक नौजवान ने सोक्रेटिस से ज्ञान और सफलता पाने का रास्ता पूछा। सोक्रेटिस बिना कुछ बोले उसे घसीटते हुए एक गहरी नदी के पानी में ले गए और अचानक उस नौजवान का सर पानी के अंदर दबा दिया। ओ बाप रे! हाँ, वो लड़का हवा के लिए तड़पने लगा, अपनी पूरी जान लगाकर उस पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। जब सोक्रेटिस ने उसे पानी से बाहर निकाला तो उन्होंने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? जाहिर है हवा की। बिल्कुल।
तब सोक्रेटिस ने समझाया कि जिस दिन किसी आदत को बदलने या मंजिल को पाने की तड़प तुम्हारे अंदर उस हवा की तड़प जैसी हो जाएगी, उस दिन अवचेतन मन पूरी ताकत से सारे रास्ते खोल देगा। ये कहानी पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और इस सफर में उम्र चाहे जो भी हो, दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता। सच्चाई, शांति, प्रेम और नई बातें सीखने की क्षमता का उम्र से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, उम्र का बढ़ना तो सिर्फ भौतिक शरीर की प्रक्रिया है। अवचेतन मन के पास कोई उम्र नहीं है। अगर लोग ये सोचे कि उनके बेहतर दिन आने वाले हैं, तो उनका दिमाग उन्हें हमेशा ऊर्जावान रखेगा। बिल्कुल। इंसान दरअसल तभी बूढ़ा होता है जब दिमाग में नए सपने आने बंद हो जाते हैं। इस लंबी और गहरी चर्चा के बाद अगर पूरी किताब के सार को एक जगह समेटा जाए, तो ये चित्र पूरी तरह साफ होता है कि हमारा दिमाग एक ऐसी उपजाऊ जमीन की तरह है जो किसी भी बीज को उगाने की ताकत रखती है। हमारा चेतन मन वो किसान है जो बीज बोता है, और अवचेतन मन वो मिट्टी है जो बिना सवाल किए फसल तैयार करती है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इंसानी सोच के इस अकेले प्रभाव को हमने आज अच्छी तरह समझा। पर अगर इस नियम की सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, तो एक बेहद चौंकाने वाला नजरिया सामने आता है। मनोविज्ञान में एक धारणा है जिसे सामूहिक अवचेतन मन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है। सामूहिक अवचेतन मन? हाँ, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सब इंसानों के अवचेतन मन किसी न किसी अदृश्य दूरी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जरा सोचिए, अगर पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोग एक ही वक्त पर बिना किसी डर के एक शांतिपूर्ण भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दें। ओह वाह! अगर ये नियम इतने बड़े समूह पर एक साथ लागू हो जाए, तो क्या हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि इस पूरी मानवता का भविष्य एक ही रात में बदल सकते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर अकेले बैठकर जरूर गौर कीजिए।